हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल कंप्लीट एजुकेशनल नोट्स पर। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक बायोकेमिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली डायबिटीज मेलाइटिस एक ऐसा क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल मतलब ब्लड शुगर कंटिन्यूअसली हाई रहता है, जिसे हम मेडिकली हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ये प्रॉब्लम तब होती है जब बॉडी या तो इंसुलिन प्रॉपर्ली से बना नहीं पाती या इंसुलिन का एक्शन सही से काम नहीं करता या दोनों हाई चीजिंग इशू में होती है। अब इंसुलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो पैंक्रियाज से रिलीज होता है और इसका मैं काम होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल में रखना। जब इंसुलिन काम नहीं करता या कम होता है तो ग्लूकोज सेल्स के अंदर एनर्जी के फॉर्म में उपयोग होने के बजाय ब्लड में ही गैदर होने लगता है, जिससे शुगर लेवल बढ़ता चला जाता है। डायबिटीज का इफेक्ट सिर्फ ग्लूकोज तक लिमिटेड नहीं होता, ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट्स और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म सबको डिस्टर्ब करता है। इसके वजह से बॉडी के अंदर मल्टीपल बायोकेमिकल प्रॉब्लम्स होने लगती है, जैसे एनर्जी इम्बैलेंस, वीकनेस और लॉन्ग टर्म में किडनीज, आईज, हार्ट और नर्व्स तक पे इम्पैक्ट पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जो पूरा सिस्टम अफेक्ट करती है, सिर्फ एक डिजीज नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिक चैलेंज है जिसे मैनेज करना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बन जाता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। अब देखो, डायबिटीज मेलाइटिस को बेसिकली कुछ मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। हर एक टाइप का अपना अलग कॉज, मैकेनिज्म और टिपिकल फीचर्स होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन, थोड़ा डिटेल में। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, इंसुलिन डिपेंडेंट। ये टाइप यूजुअली बचपन या अर्ली एज में स्टार्ट होता है। इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद ही अपने पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये वही सेल्स है जो इंसुलिन बनते हैं। जब ये सेल्स खत्म हो जाते हैं तो बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता, जिसे हम एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी कहते हैं। रिजल्ट, ब्लड ग्लूकोज लेवल अनकंट्रोलेबली हाई हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज वेल पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी लेनी पड़ती है, क्योंकि उनके लिए इंसुलिन के बिना सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता। यूजुअली ये प्रॉब्लम ऑटोइम्यून रिएक्शन के वजह से होती है, मतलब बॉडी अपनी हाई सेल्स के अगेंस्ट रिएक्ट करती है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। अब ये टाइप अडल्ट्स में ज्यादा कॉमन होता है, स्पेशली अन लोगों में जिनके लाइफस्टाइल सेडेंट्री है या जिनमें ओबेसिटी प्रेजेंट है। इस केस में बॉडी इंसुलिन तो बनती है पर सेल्स इंसुलिन के सिग्नल पे प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ग्रेजुअली पैंक्रियाज भी थक जाता है और इंसुलिन कम प्रोड्यूस करता है, लीडिंग टू रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी। टाइप 2 डीएम का मैनेजमेंट मेनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज और ओरल मेडिकेशन से होता है, लेकिन सीवियर केसेस में इंसुलिन भी लैग सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, जीडीएम। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डायबिटीज है जो प्रेगनेंसी के टाइम डेवलप होती है। बेसिकली प्रेगनेंसी हार्मोन्स कभी-कभी इंसुलिन के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ग्लूकोज लेवल प्रेग्नेंट वुमन के ब्लड में बढ़ जाता है। अगर ये कंट्रोल में ना हो तो बेबी का साइज ज्यादा बड़ा हो सकता है, जिसे मेडिकली मैक्रोसोमिया कहते हैं। डिलीवरी के बाद ये कंडीशन यूजुअली ठीक हो जाती है, पर फ्यूचर में मदर को टाइप 2 डीएम होने का रिस्क बढ़ जाता है। सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस। ये टाइप किसी और डिजीज या मेडिसिन के साइड इफेक्ट के वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, कुशिंग सिंड्रोम या स्टेरॉयड मेडिसिन्स का प्रोलॉन्ग्ड उपयोग हो रहा हो, तो वो इनडायरेक्टली डायबिटीज डेवलप कर सकता है।
यहाँ डायबिटीज का रूट कॉज इंसुलिन के मैकेनिज्म से ज्यादा अंडरलाइंग डिजीज होती है। अगर प्राइमरी कॉज ट्रीट हो जाए तो शुगर लेवल्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं। इन शॉर्ट, डायबिटीज के अलग अलग टाइप्स के पीछे अलग रीजंस होते हैं, बट सबका एंड रिजल्ट सेम होता है, हाई ब्लड शुगर और बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम पे हेवी इम्पैक्ट। नॉर्मल रोल ऑफ इंसुलिन इन मेटाबॉलिज्म। बेसिकली इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स में बनता है। ये वही सेल्स है जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। इंसुलिन का काम होता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, स्पेशली एनर्जी स्टोरेज और यूटिलाइजेशन को बैलेंस में रखना। अब सिंपल वर्ड्स में समझो, जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता है। तब पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है ताकि ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी के टिश्यूज जैसे मसल और फैट सेल्स के अंदर चला जाए, जहां ये एनर्जी के फॉर्म में उपयोग या स्टोर हो सके। ये प्रोसेस को हम ग्लूकोज होम्योस्टेसिस कहते हैं, मतलब ग्लूकोज का लेवल ना ज्यादा हाई हो ना ज्यादा लो। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, मतलब ये बॉडी के अंदर बिल्डिंग अप प्रोसेसेस को प्रमोट करता है, ब्रेकडाउन या डिस्ट्रक्शन नहीं। ये बेसिकली 3 मेजर मेटाबॉलिक पाथवेज पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। लेट्स ब्रेक देम डाउन। फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मसल और एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज अपटेक बढ़ता है, स्पेशली वाया GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स। साथ ही साथ ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस इंक्रीज करता है, मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है लिवर और मसल्स में। दूसरी तरफ इंसुलिन ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो न्यू ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस है, को कम करता है। मतलब जब इंसुलिन एक्टिव है, बॉडी न्यू ग्लूकोज बनाना बैन कर देती है क्योंकि ऑलरेडी इनफ ग्लूकोज अवेलेबल होता है। सेकंड, लिपिड मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन फैट मेटाबॉलिज्म में भी क्रूशल रोल प्ले करता है। ये फैटी एसिड सिंथेसिस को स्टिम्युलेट करता है, जिसे फैट सेल्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं, बेसिकली एनर्जी स्टोरेज के फॉर्म में। ये लाइपोलिसिस, फैट ब्रेकडाउन, को इनहिबिट करता है ताकि स्टोर्ड फैट अननेसेसरी ब्रेकडाउन ना हो। सिंपल वर्ड्स में इंसुलिन बोलता है अभी एनर्जी काफी है, स्टोर कर लो फ्यूचर के लिए। थर्ड, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब जब बात प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की आती है, इंसुलिन अमीनो एसिड अपटेक बढ़ता है और प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिम्युलेट करता है, मतलब बॉडी के मसल्स और टिश्यूज रिपेयर और ग्रोथ के लिए प्रोटीन उपयोग करते हैं। साथ ही साथ ये प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन ब्रेकडाउन, को रिड्यूस करता है। की पॉइंट, इन शॉर्ट, इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स को एफिशिएंटली स्टोर और यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। ये एंश्योर करता है कि जब बॉडी फैट स्टेट में हो तो एनर्जी प्रॉपर्ली स्टोर हो जाए और कोई वेस्टेज ना हो। ओवरऑल इंसुलिन का काम सिंपल लगता है, लेकिन एक्चुअली ये एक फाइनली ट्यून्ड सिस्टम है जो हर मेटाबॉलिक प्रोसेस के साथ इंटरकनेक्टेड है। जब इंसुलिन प्रॉपर फंक्शन करता है तो मेटाबॉलिज्म स्मूथ होता है, और जब ये डिसरप्ट होता है वहीं से डायबिटीज का स्टार्ट होता है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। अब देखो, डायबिटीज का मेन प्रॉब्लम इंसुलिन के सिक्रीशन या एक्शन में डिस्टर्बेंस होने से स्टार्ट होता है। मतलब या तो पैंक्रियाज सफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, या बॉडी के सेल्स इंसुलिन के सिग्नल पे प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब ऐसा होता है तो बॉडी का पूरा मेटाबॉलिक बैलेंस बिगड़ने लगता है। नॉर्मली इंसुलिन एक की तरह काम करता है जो ग्लूकोज को सेल्स के अंदर एंटर करने में हेल्प करता है, स्पेशली मसल और फैट, एडिपोज टिश्यू के अंदर। पर जब इंसुलिन एब्सेंट या इनफेक्टिव हो जाता है
तो ये ग्लूकोज ब्लड के अंदर ही जमा होने लगता है इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द सेल्स। रिजल्ट, ब्लड शुगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता रहता है और इसी कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। अब जब सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता तो बॉडी सोचती है कि एनर्जी की कमी हो गई है। टू कॉम्पेंसेट, लिवर अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो ग्लूकोज बनाना स्टार्ट करता है बाय टू मेन प्रोसेसेस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, न्यू ग्लूकोज बनाना, और ग्लाइकोजेनेलाइसिस, स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना। पर प्रॉब्लम यह है कि ब्लड में पहले हाई ग्लूकोज हाई होता है और लिवर और भी ज्यादा बना देता है, जिससे कंडीशन और वर्सन हो जाती है। फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए बॉडी ऑल्टरनेट सोर्सेज उपयोग करने लगती है। इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से लिपिड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, फिर ब्रेकडाउन, लाइपोलिसिस बढ़ जाता है, जिससे फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं। ये फैटी एसिड्स लिवर में जाके केटोन बॉडीज में कन्वर्ट होते हैं और अगर ये प्रोसेस एक्सेसिव हो जाए तो केटोएसिडोसिस तक पहुंच सकता है, जो डेंजरस कंडीशन है। साथ ही साथ प्रोटीन ब्रेकडाउन भी इंक्रीज हो जाता है। मसल्स अपना प्रोटीन तोड़कर अमीनो एसिड्स बनते हैं ताकि उनसे ग्लूकोज बन सके। ये सब मिलके एक मेटाबॉलिक केओस क्रिएट करते हैं, जिसमें बॉडी एक तरफ एनर्जी के लिए स्ट्रगल कर रही होती है और दूसरी तरफ ब्लड में ग्लूकोज डेंजरसली हाई रहता है। इन शॉर्ट, जब इंसुलिन प्रॉपर्ली काम नहीं करता तो बॉडी के में एनर्जी पाथवेज उल्टे चलने लगते हैं। ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जाता, लिवर और ग्लूकोज बना देता है, फैट्स और प्रोटीन्स ब्रेकडाउन होने लगते हैं और एंड रिजल्ट होता है हाइपरग्लाइसीमिया और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। सिंपल वर्ड्स में कहे तो डायबिटीज एक एनर्जी यूटिलाइजेशन डिसऑर्डर है, जिसमें एनर्जी अवेलेबल है पर सेल्स तक पहुंच नहीं पाती। नेक्स्ट, बायोकेमिकल चेंजेस इन डायबिटीज मेलाइटिस। ए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सो बेसिकली जब इंसुलिन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है या जब बॉडी इंसुलिन के सिग्नल को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करती, जो मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज में होता है, तब सबसे पहला इफेक्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे पड़ता है। नॉर्मली इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स के अंदर ले जाने में हेल्प करता है, स्पेशली मसल और एडिपोज टिश्यूज में। लेकिन जब इंसुलिन डेफिशिएंट या इनइफेक्टिव होता है तो ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो, जब ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जाता तो वो ब्लड में ही अक्यूमुलेट होने लगता है और यहीं से हाइपरग्लाइसीमिया स्टार्ट होती है, मतलब ब्लड शुगर लेवल अबनॉर्मल लेवल तक बढ़ जाता है। इंसुलिन की कमी के वजह से लिवर का रोल भी चेंज हो जाता है। नॉर्मली इंसुलिन लिवर को सिग्नल देता है कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन बैन करे, पर जब इंसुलिन एब्सेंट या कम होता है तो लिवर ग्लूकोज बनाना बैन नहीं करता, एक्चुअली वो और ज्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। ये मेनली दो प्रोसेसेस के थ्रू होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब लिवर अमीनो एसिड्स और अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से नया ग्लूकोज बनाता है। ग्लाइकोजेनेलाइसिस, मतलब लिवर अपने स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज ब्लड में रिलीज करता है। इन दोनों प्रोसेसेस के मिलके रिजल्ट होता है एक्सेस हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट, जिसे ब्लड शुगर लेवल और हाई हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करें, स्पेशली फास्टिंग कंडीशन में, तो इंसुलिन बिल्कुल एब्सेंट होता है। इस केस में लिवर को कोई सिग्नल नहीं मिलता ग्लूकोज प्रोडक्शन स्टॉप करने का। तो इवन जब पेशेंट कुछ खाता नहीं है, लिवर कंटिन्यूअसली ग्लूकोज बनाता रहता है। इस वजह से फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 300 मिलीग्राम DL से भी ऊपर चला जाता है, जो एक डेंजरस लेवल माना जाता है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो डायबिटीज में बॉडी एक लूप में फेस जाती है। ग्लूकोज ऑलरेडी हाई है पर सेल्स उसको उपयोग नहीं कर पा रहे और लिवर कंटिन्यूअसली और ग्लूकोज बना रहा है। रिजल्ट, ब्लड शुगर अनकंट्रोलेबली बढ़ता जाता है, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया के साथ साथ मेटाबॉलिक इम्बैलेंस भी क्रिएट होता है।
बी लिपिड मेटाबॉलिज्म। अब देखो, लिपिड मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन का रोल बहुत क्रूशल होता है। ये बेसिकली फैट के स्टोरेज और ब्रेकडाउन दोनों को कंट्रोल करता है। नॉर्मली इंसुलिन एक बैलेंस मेंटेन करता है ताकि बॉडी अननेसेसरी फैट ब्रेकडाउन ना करे जब एनर्जी ऑलरेडी अवेलेबल हो। लेकिन जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तब पूरा सिस्टम उल्टा चलने लगता है। इंक्रीज्ड लाइपोलिसिस। सो नॉर्मली इंसुलिन हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को इनहिबिट करता है। ये एंजाइम फैट, ट्राइग्लिसराइड्स के ब्रेकडाउन को कंट्रोल करता है एडिपोज टिश्यू के अंदर। मतलब जब इंसुलिन प्रेजेंट होता है तो बॉडी के फैट स्टोर्स स्टेबल रहते हैं। लेकिन जब इंसुलिन एब्सेंट या डेफिशिएंट होता है तो ये लाइपेज एंजाइम ओवरएक्टिव हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड्स रैपिडली ब्रेक होने लगते हैं और ब्लड में फ्री फैटी एसिड्स एफएफएज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये फैटी एसिड्स फिर लिवर के पास पहुंचते हैं जहां और मेटाबॉलिक चेंजेस होती है। हेपेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एफएफए। अब लिवर के अंदर ये एक्सेस फैटी एसिड्स एसिटिल कोए में कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रू ऑक्सीडेशन। नॉर्मली ये एसिटिल कोए टीसीए क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। बट जब फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा होते हैं तो टीसीए साइकिल की कैपेसिटी एक्सीड हो जाती है, मतलब साइकिल और हैंडल नहीं कर पाती। जब लिवर एक ऑल्टरनेट पाथवे चूज करता है, ये एसिटिल कोए को केटोन बॉडीज में कन्वर्ट कर देता है, जैसे एसिटोएसिटेट HYDROXYBUTYRATE और एसीटोन। ये केटोन बॉडीज ब्लड में अक्यूमुलेट होने लगती है, जिसे हम कहते हैं केटोनीमिया, केटोन्स इन ब्लड, और जब ये यूरिन में निकलती है तो केटोन्यूरिया। अगर ये सिचुएशन अनकंट्रोल्ड रहे तो ये कंडीशन डायबिटिक केटोएसिडोसिस डीके में कन्वर्ट हो सकती है, स्पेशली इन टाइप 1 डायबिटीज जहां इंसुलिन कंप्लीटली एब्सेंट होता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को नोसिया, वॉमिटिंग, फ्रूटी ब्रेथ ऑडोर और इवन कोमा तक हो सकता है। इंक्रीज्ड वीएलडीएल एंड एलडीएल सिंथेसिस। इसके अलावा जब इंसुलिन डेफिशिएंट होता है तो लिवर और ज्यादा वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ये दोनों बैड फेज के ग्रुप में आते हैं। इनका ज्यादा अक्यूमुलेशन ब्लड लिपिड लेवल को बढ़ता है, जिसे हम हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। लॉन्ग टर्म में ये सिचुएशन एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क बढ़ाती है, मतलब आर्टरीज के अंदर फैट डिपोजिशन होने लगता है जो हार्ट डिजीजेस और स्ट्रोक तक ले जा सकता है। इन शॉर्ट, इंसुलिन के एब्सेंस में लिपिड मेटाबॉलिज्म पूरा रिवर्स मोड में चला जाता है, फैट ब्रेकडाउन अनकंट्रोलेबली बढ़ता है, फैटी एसिड्स ब्लड में अक्यूमुलेट होते हैं, केटोन बॉडीज बनने लगती है और लिपिड लेवल्स हाई हो जाते हैं। मतलब बॉडी एनर्जी के लिए फट को ओवरयूज करने लगती है और ये ही प्रोसेस डायबिटिक केटोएसिडोसिस और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स का मेजर कॉज बन जाता है। सी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब बात करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की। यहाँ भी इंसुलिन एक मेजर रोल प्ले करता है। नॉर्मली इंसुलिन बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है और ब्रेकडाउन को रोकता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में, जब इंसुलिन सही काम करता है तो बॉडी के मसल्स और टिश्यूज स्ट्रॉन्ग रहते हैं और प्रोटीन प्रॉपर्ली यूटिलाइज होता है। इंक्रीज्ड प्रोटियोलाइसिस। लेकिन जब इंसुलिन डेफिशिएंट हो जाता है, जैसे डायबिटीज में होता है, तो बॉडी एक तरह से स्टार्वेशन मोड में चली जाती है। सेल्स को ग्लूकोज मिल नहीं रहा होता तो बॉडी एनर्जी के लिए अपने ही प्रोटीन्स तोड़ने लगती है। ये प्रोसेस हम प्रोटियोलाइसिस कहते हैं, जिसमें मसल के प्रोटीन्स ब्रेकडाउन होते हैं और अमीनो एसिड्स ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। बेसिकली बॉडी अपने मसल्स को फ्यूल के सोर्स के तरह उपयोग करने लगती है। ये एक डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि मसल्स वीक होने लगते हैं और ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इंक्रीज्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस।
अब ये अमीनो एसिड्स, स्पेशली अलानिने, लिवर के पास जाते हैं, जहां उनका उपयोग ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में होता है, मतलब न्यू ग्लूकोज बनाने के लिए। बॉडी सोचती है कि ब्लड शुगर कम हो गया है, तो वो ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर देती है, पर आयरॉनिकली ये प्रोसेस ब्लड ग्लूकोज और ज्यादा बढ़ा देता है। रिजल्ट? ये एक विशियस साइकिल क्रिएट करता है। मसल ब्रेकडाउन बढ़ता है, ग्लूकोज और बढ़ता है, और एनर्जी यूटिलाइजेशन और डिस्टर्ब हो जाता है। रिजल्ट? इस कंटिन्यूअस प्रोटीन ब्रेकडाउन के वजह से मसल वेस्टिंग होता है, मतलब मसल श्रिंक होने लगते हैं। बॉडी में नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस डेवलप होता है, जहां नाइट्रोजन लॉस ज्यादा होता है कंपेयर टू इनटेक। ये सब मिलके वेट लॉस और वीकनेस का मेजर रीजन बन जाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, स्पेशली टाइप 1 डीएम में। डी इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस इम्बैलेंस। अब जब इंसुलिन डेफिशिएंसी के साथ फट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म दोनों हाई डिस्टर्ब होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बॉडी के एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे भी पड़ता है। केटोन बॉडी अक्यूमुलेशन। जब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एक्सेसिव हो जाती है, तो लिवर में केटोन बॉडीज एसिटोएसिटेट, HYDROXYBUTYRAT एसिटोन अक्यूमुलेट होने लगती है। ये केटोन बॉडीज एसिडिक नेचर की होती है, जिसे ब्लड का पीएच डिक्रीज होता है। इस कंडीशन को हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस या स्पेसिफिकली डायबिटिक केटोएसिडोसिस डीके कहते हैं। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को रैपिड ब्रीदिंग, फ्रूटी ऑडोर इन ब्रेथ और अनकॉन्शियसनेस तक हो सकती है। ऑस्मोटिक डायरेसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस। अब ब्लड में जब ग्लूकोज ज्यादा बढ़ जाता है, तो किडनीज उसको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू निकलने लगती है, जिसे ग्लूकोसूरिया कहते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के साथ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम और पोटेशियम भी बॉडी से फ्लश हो जाते हैं। ये कंडीशन ऑस्मोटिक डायरेसिस कहलाती है, जिसमें पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, डिहाइड्रेशन डेवलप होता है और बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है। रिजल्ट? कॉम्बिनेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम और एसिडोसिस मिलके कंडीशन और वर्सन कर देते हैं। पेशेंट को सीवियर वीकनेस, लो ब्लड प्रेशर और कंफ्यूजन तक हो सकता है। अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना मिले तो कोमा भी डेवलप हो सकता है। इन शॉर्ट, इंसुलिन डेफिशिएंसी सिर्फ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को हाई इफेक्ट नहीं करती, ये पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। प्रोटीन ब्रेकडाउन, केटोन अक्यूमुलेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मिलके बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कंप्लीटली डिस्टेबलाइज कर देते हैं, जिसे मैनेज करने के लिए प्रॉम्प्ट मेडिकल केयर जरूरी होती है। नेक्स्ट, सेकेंडरी बायोकेमिकल चेंजेस एंड कॉम्प्लिकेशंस। अब देखो, डायबिटीज सिर्फ एक शुगर डिसऑर्डर नहीं होता, ये पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम को अफेक्ट करता है और लॉन्ग टर्म में बहुत सारे सेकेंडरी बायोकेमिकल चेंजेस और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कंटिन्यूअसली हाई रहता है, तो बॉडी के टिश्यूज, वेसल्स और ऑर्गन्स पे स्लो बट सीरियस डैमेज होने लगता है। लेट्स अंडरस्टैंड दीज कॉम्प्लिकेशंस वन बाय वन, थोड़ा डिटेल में। फर्स्ट, ग्लाइकोसूरिया। नॉर्मली किडनीज एक सर्टेन लिमिट तक हाई ग्लूकोज को फिल्टर करके रिएब्सॉर्ब कर सकते हैं। इस लिमिट को हम रिनल थ्रेशोल्ड कहते हैं, जो अराउंड 180 मिलीग्राम्स पर डेसिलीटर होता है। जब प्लाज्मा ग्लूकोज इस लिमिट से ज्यादा हो जाता है, तब किडनी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को रिएब्सॉर्ब नहीं कर पाती और ग्लूकोज यूरिन में आने लगता है। इसी कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। यानी जब यूरिन में शुगर आने लगती है, तो वो डायरेक्टली सिग्नल करता है कि ब्लड शुगर लेवल अबनॉर्मल हाई है। सेकंड, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। ये डायबिटीज के क्लासिक 3PS सिम्टम्स है, मतलब एक्सेसिव यूरिनेशन, पॉलीयूरिया, एक्सेसिव थर्स्ट, पॉलीडिप्सिया और एक्सेसिव हंगर, पॉलीफेजिया। अब ये होता क्यों है? जब यूरिन में ग्लूकोज आता है,
तो उसके साथ पानी भी निकलने लगता है। इस प्रोसेस को ऑस्मोटिक डायोरेसिस कहते हैं। बॉडी फ्लूइड लॉस के वजह से पेशेंट बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करता है और डिहाइड्रेशन फील करता है, इसलिए थर्स्ट बढ़ जाती है। साथ ही जब सेल्स को प्रॉपर ग्लूकोज मिलता नहीं, क्योंकि इंसुलिन एब्सेंट या इनइफेक्टिव होता है, तो वो एनर्जी के लिए स्टार्व्ड फील करते हैं और ब्रेन को लगता है कि बॉडी हंग्री है, जिसे पॉलीफेजिया यानी एक्सेसिव हंगर डेवलप होती है। थर्ड, माइक्रोंजियोपैथी। अब डायबिटीज का एक मेजर क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन है माइक्रोंजियोपैथी, मतलब स्मॉल ब्लड वेसल्स का डैमेज। ये मेनली नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन के वजह से होता है, जब हाई ग्लूकोज प्रोटीन्स के साथ बाइंड करके उनको ऑल्टर कर देता है, जैसे हीमोग्लोबिन के केस में HbA1c बनता है। ये ग्लाइकेशन वेसल वॉल्स को स्टिफ और थिक बना देता है, जिससे उनकी इलास्टिसिटी और फंक्शन दोनों खराब हो जाते हैं। इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा आइज और किडनीज पे देखा जाता है। फोर्थ, रेटिनोपैथी एंड नेफ्रोपैथी। रेटिनोपैथी आइज के स्मॉल कैपिलरीज में और नेफ्रोपैथी किडनीज के फिल्टरिंग यूनिट्स में होती है। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ग्लाइकेट हो जाते हैं, तो ये लेयर थिक और लीकी बन जाती है। इस लीकेज के वजह से आइज में विजन प्रॉब्लम, ब्लर्ड विजन, हेमरेज और किडनीज में प्रोटीन लॉस होने लगता है, जिसे हम माइक्रोअल्ब्यूमिनुरिया कहते हैं। लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में ये कॉम्प्लिकेशन सीवियर फॉर्म ले सकते हैं, जिसमें ब्लाइंडनेस और क्रोनिक किडनी डिजीज तक रिस्क होता है। फिफ्थ, न्यूरोपैथी। ये नर्व सेल्स का डैमेज है, जो डायबिटीज में बहुत कॉमन है। इसका बायोकेमिकल रीजन है सॉर्बिटल अक्यूमुलेशन, जब ग्लूकोज सेल्स के अंदर पॉलियोल पाथवे के थ्रू सॉर्बिटल में कन्वर्ट होता है। सॉर्बिटल इजीली डिफ्यूज नहीं होता, तो ये सेल्स के अंदर अक्यूमुलेट हो जाता है और ऑस्मोटिक स्वेलिंग और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है, जिसे नर्व्स ग्रेजुअली डैमेज हो जाती है। रिजल्ट, नंबनेस, बर्निंग सेंसेशन या पेन, स्पेशली फीट और हैंड्स में। सिक्स्थ, एथेरोस्क्लेरोसिस। लॉन्ग टर्म डायबिटीज पेशेंट्स में एथेरोस्क्लेरोसिस भी एक मेजर प्रॉब्लम होती है, जिसमें आर्टरीज के अंदर फैट डिपोजिशन होने लगता है। इसके बायोकेमिकल बेसिस में 3 मेन चीजें होती है: इंक्रीज LDL, बैड कोलेस्टेरॉल, डिक्रीज HDL, गुड कोलेस्टेरॉल, ग्लाइकेशन ऑफ लिपोप्रोटीन्स, जो एंडोथेलियल लाइनिंग को इंजर करता है। ये सारी चीजें मिलके आर्टरी वॉल्स को नैरो और हार्ड बना देती है, जिसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। इन शॉर्ट, डायबिटीज के ये सेकेंडरी बायोकेमिकल चेंजेस साइलेंट किलर्स जैसे होते हैं। ये स्लो और ग्रेजुअल डैमेज करते हैं, पर रिजल्ट बहुत सीरियस होता है। ग्लाइकोसूरिया और ऑस्मोटिक डायोरेसिस इनिशियल साइंस होते हैं, जबकि माइक्रोंजियोपैथी, न्यूरोपैथी और एथेरोस्क्लेरोसिस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं। मतलब, अगर ग्लूकोज कंट्रोल में ना रहे, तो बॉडी के हर ऑर्गन सिस्टम, आइज, किडनीज, नर्व्स और हार्ट, सब पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। डायग्नोस्टिक बायोकेमिकल टेस्ट्स। अब जब बात आती है डायबिटीज डायग्नोज करने की, तो डॉक्टर्स कुछ स्पेसिफिक बायोकेमिकल टेस्ट्स करते हैं, जिससे पता चलता है कि पेशेंट डायबिटिक है या नहीं, और अगर है तो किस लेवल तक अनकंट्रोल्ड है। ये टेस्ट्स बेसिकली ब्लड और यूरिन के सैंपल्स पर बेस्ड होते हैं। चलो, इनको एक एक करके थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज FBG। ये टेस्ट ऐप किया जाता है जब पेशेंट ने कम से कम 8-10 घंटे तक कुछ नहीं खाया होता, मतलब कंप्लीटली फास्टिंग स्टेट में। नॉर्मली फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 100 मिलीग्राम्स पर डेसिलीटर से कम होना चाहिए। अगर ये वैल्यू 126 मिलीग्राम्स पर डेसिलीटर से ज्यादा आ जाए, तो ये क्लियर इंडिकेशन होता है कि पर्सन डायबिटिक है। अगर वैल्यू 100-125 के बीच है,
तो उससे इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या प्री डायबिटिक स्टेज बोला जाता है। मतलब वार्निंग साइन है कि फ्यूचर में डायबिटीज डेवलप हो सकता है अगर लाइफस्टाइल कंट्रोल ना किया जाए। सेकंड, पोस्टप्रांडाइल ग्लूकोज 2 आवर टेस्ट। इस टेस्ट में पेशेंट को खाना या ग्लूकोज सोल्यूशन डीन के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक किया जाता है। नॉर्मली ये वैल्यू 140 मिलीग्राम्स पर डेसिलीटर से कम होनी चाहिए। अगर 2 आवर वैल्यू 200 मिलीग्राम्स पर डेसिलीटर से ज्यादा हो जाए तो डेफिनेटली डायबिटीज कंफर्म होता है। ये टेस्ट ये समझने के लिए यूजफुल है कि बॉडी ग्लूकोज लोड के बाद इंसुलिन कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, मतलब बॉडी शुगर को एफिशिएंटली हैंडल कर पा रही है या नहीं। थर्ड, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT। ये एक थोड़ा डिटेल टेस्ट होता है। इसमें पहले पेशेंट का फास्टिंग शुगर मेजर किया जाता है, फिर उससे 75 ग्राम्स ग्लूकोज दिया जाता है और 2 घंटे बाद फिर से ब्लड सैंपल लिया जाता है। अगर 2 आवर वैल्यू 140-199 मिलीग्राम्स पर डेसिलीटर के बीच होती है तो ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस या बॉर्डरलाइन डायबिटीज के रेंज में आता है। अगर ये 200 मिलीग्राम्स पर डेसिलीटर से ज्यादा है तो डायबिटीज कंफर्म्ड। ये टेस्ट स्पेशली अन पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल है जिनके फास्टिंग शुगर नॉर्मल लगते हैं पर उनका पोस्ट मील रिस्पॉन्स एबनॉर्मल होता है। फोर्थ, HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। अब ये टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये डेली शुगर रीडिंग नहीं बताता बल्कि पिछले 2-3 मंथ्स का एवरेज ग्लूकोज लेवल रिफ्लेक्ट करता है। HbA1c 5.7% से कम नॉर्मल माना जाता है, जबकि 6.5% से ज्यादा वैल्यू डायबिटीज को कंफर्म करती है। ये टेस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि पेशेंट का शुगर लॉन्ग टर्म में कंट्रोल में है या नहीं, मतलब सिर्फ एक दिन का रिजल्ट नहीं बल्कि पूरे कुछ महीनों का स्नैपशॉट देता है। फिफ्थ, यूरिन टेस्ट्स। यूरिन टेस्ट भी काफी यूजफुल होते हैं, स्पेशली जब डायबिटीज एडवांस स्टेज में हो। इसमें मेनली ग्लूकोज, केटोन बॉडीज और माइक्रोअल्ब्यूमिन डिटेक्ट किया जाता है। यूरिन में ग्लूकोज या केटोन्स का होना मेटाबॉलिक इम्बैलेंस दिखता है और अगर माइक्रोअल्ब्यूमिन प्रेजेंट है तो ये किडनी इन्वॉल्वमेंट का अर्ली साइन होता है, मतलब डायबिटीज ने किडनीज पे इफेक्ट डालना स्टार्ट कर दिया है। सिक्स्थ, सीरम इंसुलिन बटा सी पेप्टाइड लेवल्स। ये टेस्ट मेनली ये डिफरेंशिएट करने के लिए होता है कि पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन सिक्रीशन बिल्कुल कम या एब्सेंट होता है, इसलिए सी पेप्टाइड लेवल भी लो रहता है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इसलिए इंसुलिन और सी पेप्टाइड लेवल्स नॉर्मल या हाई हो सकते हैं। ये टेस्ट डॉक्टर को डिजीज का टाइप और सेवेरिटी समझने में हेल्प करता है। इन शॉर्ट, ये सारे बायोकेमिकल टेस्ट्स मिलके एक कंप्लीट पिक्चर देते हैं कि पेशेंट डायबिटिक है या नहीं, अगर है तो किस स्टेज में, और उसके ऑर्गन्स स्पेशली किडनी और लिवर पर कितना इम्पैक्ट हो चुका है। प्रॉपर डायग्नोसिस के बिना डायबिटीज मैनेजमेंट इनकम्प्लीट है, इसलिए ये टेस्ट्स रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए भी एसेंशियल होते हैं। एग्जाम्पल, बायोकेमिकल पैटर्न कंपैरिजन। अब यहाँ हम कंपेयर करेंगे कि एक नॉर्मल पर्सन के बायोकेमिकल पैरामीटर्स और टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स के पैरामीटर्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये कंपैरिजन से ह्यूम क्लियरली समझ आता है कि इंसुलिन डेफिशिएंसी या रेजिस्टेंस बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे कैसे इम्पैक्ट डालता है। फर्स्ट, ब्लड ग्लूकोज। नॉर्मली ब्लड ग्लूकोज एक कंट्रोल्ड रेंज में रहता है। इंसुलिन के एक्शन से ग्लूकोज इजीली सेल्स के अंदर चला जाता है फॉर एनर्जी। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बिल्कुल एब्सेंट होता है, सो ग्लूकोज सेल्स के अंदर जा ही नहीं पाता और ब्लड में कंटिन्यूअसली अक्यूमुलेट होता रहता है, इसलिए यहाँ ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन प्रेजेंट होता है बट बॉडी उसके सिग्नल्स पे प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करती,
जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसलिए यहाँ ग्लूकोज लेवल मॉडरेटली हाई होता है। सेकंड, प्लाज्मा इंसुलिन। नॉर्मल कंडीशन में पैंक्रियाज इंसुलिन मेंटेन करता है ताकि शुगर बैलेंस में रहे। इन टाइप 1 डायबिटीज बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सो इंसुलिन प्रोडक्शन ड्रास्टिकली लो हो जाता है। While in type 2 diabetes, इनिशियली इंसुलिन लेवल नॉर्मल या इवन थोड़ा हाई हो सकता है, क्योंकि पैंक्रियाज ज्यादा इंसुलिन रिलीज करने की कोशिश करता है तो ओवरकम रेजिस्टेंस। बट लेटर ऑन, ओवर टाइम, ये कैपेसिटी डिक्लाइन होने लगती है। थर्ड, लाइपोलिसिस, फैटी ब्रेकडाउन। नॉर्मली इंसुलिन लाइपोलिसिस को कंट्रोल करता है, मतलब स्टोर्ड फैट अननेसेसरी ब्रेकडाउन नहीं होता। पर जब इंसुलिन एब्सेंट या कम इफेक्टिव हो जाता है, जैसे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में, तो लाइपोलिसिस बढ़ जाती है। इन टाइप 1 ये प्रोसेस एक्सट्रीमली हाई होता है, जबकि टाइप 2 में थोड़ा माइल्ड इंक्रीज होता है। यही रीजन है कि टाइप 1 में केटोएसिडोसिस ज्यादा कॉमन होता है। 4. केटोन बॉडीज। इन अ नॉर्मल पर्सन, केटोन बॉडी फॉर्मेशन नेग्लिजिबल होता है। बट टाइप 1 डायबिटीज में जैब फैट का ऑक्सीडेशन अनकंट्रोलेबली बढ़ता है टू लिवर केटोन बॉडीज, एसिटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सिबुtyate एसीटोन बनाना स्टार्ट करता है, लीडिंग टू मैसिव इंक्रीज इन केटोन्स। इन टाइप 2, इंसुलिन थोड़ा प्रेजेंट होता है, सो केटोन प्रोडक्शन यूजुअली नॉर्मल रहता है। फिफ्थ, प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड्स, FFA। नॉर्मली FFA लेवल बैलेंस्ड होता है बिकॉज इंसुलिन इनहिबिट्स देयर रिलीज फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। इन टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन एब्सेंस से FFAs बहुत हाई हो जाते हैं, क्योंकि लाइपोलिसिस अनकंट्रोल चलती रहती है। इन टाइप 2 डायबिटीज, FFAs भी मॉडरेटली हाई होते हैं ड्यू टू पार्शियल इंसुलिन रेजिस्टेंस। सिक्स्थ, glycogen stores. In a healthy body, glycogen stores, especially in liver and muscles, energy reserve के फॉर्म में मेंटेन रहते हैं। इन टाइप 1 डायबिटीज, ग्लाइकोजन स्टोर्स कम हो जाते हैं बिकॉज इंसुलिन के बिना ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं होती। इन टाइप 2 डायबिटीज, ग्लाइकोजन लेवल्स वेरिएबल रहते हैं, कभी थोड़ा नॉर्मल, कभी रिड्यूस्ड, डिपेंडिंग ऑन इंसुलिन एक्टिविटी और डाइट। सेवेंथ, प्रोटीन ब्रेकडाउन। नॉर्मली इंसुलिन प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है और ब्रेकडाउन को कंट्रोल करता है। इन टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन डेफिशिएंसी से बॉडी एनर्जी के लिए प्रोटीन ब्रेकडाउन करने लगती है, इसलिए प्रोटीन कैटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है। इन टाइप 1 डायबिटीज, ये ब्रेकडाउन मॉडरेट होता है बिकॉज इंसुलिन पार्शियल फंक्शन करता है। समरी, टू सिंपल वर्ड्स में बोलन तो टाइप 1 डायबिटीज एक प्योर इंसुलिन डेफिशिएंसी स्टेट है, जहां हर मेटाबॉलिक पाथवे डिसबैलेंस होता है, ग्लूकोज हाई, फैट ब्रेकडाउन अनकंट्रोल्ड, केटोन्स ज्यादा और प्रोटीन लॉस सीवियर। टाइप 2 डायबिटीज थोड़ा माइल्डर होता है, इंसुलिन प्रेजेंट होता है पर प्रॉपर्ली काम नहीं करता, सो इम्बैलेंस होता है बट लिमिटेड स्केल पे। अल्टीमेटली दोनों केसेस में कॉमन प्रॉब्लम इंसुलिन की ही होती है, या तो वो है ही नहीं या बॉडी उसको सुन नहीं रही। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट एंड बायोकेमिकल बेसिस। अब जब डायबिटीज की बात आती है तो ट्रीटमेंट का मेन गोल सिंपल है, ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना। इसके लिए डिफरेंट थेरेपीज उपयोग की जाती है, जो बायोकेमिकल लेवल पे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में हेल्प करती है। लेट्स अंडरस्टैंड ईच वन स्टेप बाय स्टेप। 1. इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहला और मोस्ट डायरेक्ट ट्रीटमेंट है इंसुलिन थेरेपी, स्पेशली फॉर टाइप 1 डायबिटीज, जहां बॉडी खुद इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करती। जब हम इंसुलिन एक्सटर्नली इंजेक्ट करते हैं तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है बाय प्रोमोटिंग ग्लूकोज अपटेक इनटू सेल्स, मेनली मसल और एडिपोज टिश्यू में।
इसके साथ हाई इंसुलिन लाइपोलिसिस, फैट ब्रेकडाउन और केटोजेनेसिस, केटोन बॉडी फॉर्मेशन को रिड्यूस करता है। मतलब जब इंसुलिन प्रॉपर्ली अवेलेबल होता है तो बॉडी फैट्स को अननेसेसरी ब्रेकडाउन नहीं करती और एनर्जी सोर्स के तौर पे ग्लूकोज को उपयोग करती है। ये बायोकेमिकल बैलेंस रिस्टोर करता है और डायबिटिक केटोएसिडोसिस जैसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करता है। सेकंड, oral hypoglycemic drugs like metformin, sulfonylureas। अब टाइप 2 डायबिटीज के केसेस में इंसुलिन यूजुअली प्रेजेंट होता है, पर बॉडी उसका रिस्पॉन्स वीक होता है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स का रोल आता है। मेटफॉर्मिन का मेन एक्शन होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करना, मतलब बॉडी के सेल्स इंसुलिन के सिग्नल को बेटर रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे ग्लूकोज अपटेक एनहांस होता है और ग्लूकोज प्रोडक्शन लिवर से कम होती है। सल्फोनिलूरियाज एक और क्लास ऑफ ड्रग्स है जो पैंक्रियाज को स्टिम्युलेट करती है ताकि वो ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करे। इन शॉर्ट, ये मेडिसिन्स बॉडी के नेचुरल इंसुलिन सिस्टम को सपोर्ट करती है ताकि ग्लूकोज इफेक्टिवली यूटिलाइज हो सके। थर्ड, डाइट कंट्रोल एंड एक्सरसाइज। अब ये थेरेपी सब टाइप्स के डायबिटीज पेशेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कंट्रोल डाइट, स्पेशली लो शुगर और लो फैट डाइट, से ग्लूकोज इंटेक कम होता है और बॉडी को बैलेंस मेंटेन करने में मदद मिलती है। साथ हाई रेगुलर एक्सरसाइज करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, मतलब सेल्स ग्लूकोज को बेटर एब्जॉर्ब करते हैं। इससे न सिर्फ ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल होता है बल्कि लिपिड प्रोफाइल भी इम्प्रूव होती है। ट्राइग्लिसराइड्स और बैड कोलेस्टेरॉल (LDL) कम होता है और गुड कोलेस्टेरॉल (HDL) बढ़ता है। बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक बायोकेमिकल और फिजिकल दोनों लेवल पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। फोर्थ, मॉनिटरिंग HbA1c। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है HbA1c टेस्ट, जिसे हम लॉन्ग टर्म ग्लाइसीमिक कंट्रोल के लिए मॉनिटर करते हैं। HbA1c बेसिकली हीमोग्लोबिन का वो पोर्शन होता है जिसके साथ ग्लूकोज परमानेंटली अटैच हो जाता है। जितना ज्यादा ब्लड शुगर कंसिस्टेंटली हाई रहेगा, उतना हाई HbA1c लेवल बढ़ेगा। ये टेस्ट लास्ट 2 to 3 मंथ्स का एवरेज ग्लूकोज लेवल दिखता है, इसलिए ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से अफेक्ट नहीं होता। अगर HbA1c नॉर्मल रेंज में है, यूजुअली बिलो 7%, तो इसका मतलब पेशेंट का डायबिटीज कंट्रोल में है। इन शॉर्ट, डायबिटीज का ट्रीटमेंट सिर्फ शुगर कम करने तक लिमिटेड नहीं है। ये एक बायोकेमिकल बैलेंसिंग एक्ट है जिसमें इंसुलिन, मेडिसिन्स, डाइट, एक्सरसाइज और मॉनिटरिंग सब एक साथ काम करते हैं। जब ये सब चीजें सही कॉम्बिनेशन में उपयोग होती है, तब ग्लूकोज होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है, मेटाबॉलिज्म स्टेबल रहता है और पेशेंट एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकता है। This is the summary table of biochemical process. Normal condition occurring in diabetes mellitus. Students, please commence us to get the PDF of these notes. मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये यूजफुल लगा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमेशा हेल्दी रहिएगा।